घनश्याम बेलापुर गांव में तवा चिकन का ठेला लगाया करता था, जिससे उनके परिवार का गुजारा होता था। एक दिन घनश्याम अपने ठेले पर खड़ा होकर तवा चिकन और रोटी बेच रहा होता है। तभी एक ग्राहक उसके ठेले पर तवा चिकन और रोटी खाने के लिए आता है और खाने के बाद तारीफ करते हुए कहता है, वाह भाई, तुम्हारे हाथ का तवा चिकन मुंह के साथ साथ दिल को लगता है। ये जोरदार मसाले, ये नरम नरम रोटी, ये मुलायम चिकन जो मुंह में रखते ही घुल जाता है। सच में तुम्हारे जैसा स्वाद पूरे गांव में कोई नहीं दे सकता। अरे कैसी बात कर रहे हो भैया, इतना अच्छा खाना बनाता हूँ तो राजू की तरह ढाबा खोल के बैठा होता मैं। यहाँ मौसम की मार थोड़ी खा रहा होता। ये तो शुक्र है राजू का कि वो मांस मच्छी अपने ढाबे पर नहीं बेचता, वरना कौन उसके ढाबे के आगे मेरे ठेले पर खाने आएगा। बात तो 100% की है तुम्हारी। चलो बताओ कितने रुपए हुए? 80 रुपए हुए भाई। अब ग्राहक घनश्याम को पैसे देकर चला जाता है, जिसके बाद कुछ और ग्राहक उसकी दुकान पर आते हैं। ऐसे ही वो कुल 400 से 500 रुपए की कमाई करता है और उसके बाद शाम को थका हारा अपने घर आता है। अजी आ गए आप, अब हाथ मुंह धो लीजिए, थक गए होंगे ना। हाँ, आज थोड़ी कमाई हुई है। ये लो 100 रुपए, ज्योति के गुल्लक में डाल दो। बाप हो तो आपके जैसा। आपकी बेटी अभी 5 साल की है और आप उसके लगन के लिए अभी से पैसे जमा कर रहे हैं। इसी रिश्ते को बाप कहते हैं पगली। माना लड़की घर में अपना भाग्य खुद लेकर आती है, पर हमको भी उसके लिए कुछ सोचना होगा ना। दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी ज्योति भागकर आती है और अपने पिता के गले से लग जाती है और घनश्याम भी उसके साथ खेलने लगता है। पापा, मुझे ना इस बार दिवाली पर नई फ्रॉक दिलवाना। मेरी बच्ची को मैं फ्रॉक और चूड़ियां दोनों दिलवाऊंगा। पापा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। घनश्याम ऐसे ही अपने परिवार का ध्यान रखता था। सब ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ दिन के बाद उसकी दुकान पर ग्राहक आने बंद हो जाते हैं और ये सब देखकर घनश्याम हैरान था। वो फिर भी कई दिनों तक अपना ठेला लेकर जाता और खड़े खड़े ग्राहकों का इंतजार करता, लेकिन कोई भी उसका खाना सूंघने तक नहीं आता था। क्या हुआ जी, आज भी कोई ग्राहक नहीं आया क्या? ना जाने क्या हुआ है सुनीता, कोई ग्राहक आ ही नहीं रहा। कोई बात नहीं जी, आज मैंने खाना नहीं बनाया है, घर में कुछ था ही नहीं। आपकी तवा चिकन को ही आज हम सब लोग मिलकर खा लेंगे। अगले दिन जब घनश्याम ठेला लगाने गया तो वही ग्राहक घनश्याम के ठेले पर आया। भैया लगा दो जरा, 80 रुपए की एक प्लेट। 60 रुपए का कर दिया है भाई। इस खून चूसती महंगाई में लोग दाम बढ़ाते हैं और तुम घटा रहे हो। क्या करूं मेरे भाई, दाम घटाने पड़े, कोई खाने आ ही नहीं रहा था। अब आएगा भी नहीं। क्यों नहीं आएगा? मतलब क्या, मतलब तुम बोलना क्या चाहते हो? अरे राजू ने अपने ढाबे पर चिकन रोटी रखना शुरू कर दिया है और अब तुम्हारे ठेले पर कौन ही खाने आएगा। वो तो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा खाता चलूं। पूरे 100 रुपए की प्लेट बेच रहा है वो। मैंने भी खाया है, लेकिन तुम्हारे जैसा स्वाद नहीं है भाई उसके हाथों में। फिर भी सब लोग मेरे ठेले की जगह उसके ढाबे पर क्यों खाने जा रहे हैं जब स्वाद नहीं है तो? देखो भाई, स्वाद के साथ साथ आजकल लोगों को सुविधा भी चाहिए होती है। कौन बारिश में, धूप में, ठंड में यहाँ खड़े होकर खाए। लोग तो उसके ढाबे पर आराम से बैठ के खाना पसंद करते हैं ना, जहाँ उन्हें मौसम की मार ना पड़े। ग्राहक की बात सुनकर घनश्याम चुप हो जाता है और ग्राहक खाकर पैसे देकर चला जाता है। अब घनश्याम सोच सोच कर उदास होने लगता है कि वो क्या करे। वो सब कुछ घर आकर अपनी पत्नी को बताता है। कुछ गलत नहीं बोला उस ग्राहक ने, आजकल स्वाद से बड़ी सुविधा है। सुनिए ना जी, हम भी अपना एक ढाबा खोल लेते हैं। अरे खोलने को तो मैं इस गांव में 5 स्टार होटल खोल लूं, लेकिन पैसे कहाँ हैं? तुम भी कैसी बात करती हो? दोनों की ये बातें ज्योति सुन रही थी, जो कि अपने पिता का भारी गुल्लक अपने मासूम हाथों से उठा कर लाती है और चलते हुए वो गुल्लक गिरकर टूट जाता है और चारों तरफ पैसे बिखर जाते हैं। ये क्या किया ज्योति बेटा, ये गुल्लक क्यों तोड़ा? इसीलिए तोड़ा पापा, ताकि हमारा घर जोड़ सकूं। आप इन पैसों से ढाबा खोल लो, फिर आप मुझे भी रोज तवा चिकन और रोटी खिलाना। पर ये तो तेरी शादी के लिए था मेरी बच्ची।
मम्मी अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ, पापा के ढाबे से जो पैसे आएंगे उससे आप मेरी शादी धूमधाम से करना। छोटी सी लड़की की बड़ी बड़ी बातें सुनकर घनश्याम और सुनीता को बहुत गर्व महसूस होता है और वो किराए की जमीन पर एक छोटा सा ढाबा डाल लेते हैं। जब ज्योति स्कूल जाने लगती है तो पीछे से सुनीता भी घनश्याम की मदद कर दिया करती। वो मसालेदार चिकन बनाता और सुनीता गर्मा गर्म तवा रोटी पकाती। धीरे धीरे उनके ढाबे पर ग्राहक बढ़ने लगती है। उन्होंने अपने ढाबे के बाहर एक बोर्ड लगाया था, गरीब तवा चिकन रोटी वाला, और नीचे लिखा था स्वाद के साथ सुविधा भी। जहाँ धीरे धीरे उनके दिन बदल रहे थे तो वही राजू के ढाबे पर अब बस मक्खियाँ थी और वो अब बचा हुआ खाना कई दिनों तक ग्राहकों को परोसा करता था। अजी, आज भी इतना खाना बच गया, क्या करना है इसका? करना क्या है, तड़का लगा के कल भी इसे बेच देंगे। मैं तेरा पति हूँ, करोड़पति नहीं। रोज रोज इतना खाना माल पानी कहाँ से लाऊंगा? और किसी को पता चल गया तो? कुछ नहीं होगा, बस ये बात हमारे बीच रहे। अब जहाँ एक तरफ राजू बासी खाना तड़का मारकर बेचता, वहीं घनश्याम ताजा खाना ग्राहकों को खिलाता और जो बच जाता वो गरीबों में रात में बांट दिया करता। लेकिन अब राजू को घनश्याम के काम से जलन होने लगती है। ना जाने घनश्याम ने ऐसा कौन सा गड़ा खजाना निकाला है जो ये ढाबा खोल के बैठ गया। तेरे कहने पर मैंने ढाबे पर नॉनवेज भी रखा, पर एक ही ढाबे पर शाकाहारी और मांसाहारी दोनों खाना होने से शाकाहारी लोगों ने आना ही बंद कर दिया है। अच्छा, मेरी क्या गलती है इसमें? मैंने तो सुझाव दिया था, आपको भी सही लगा तभी तो माना आपने। कोई तो चक्कर चलाना पड़ेगा। जिसके बाद अब राजू अपनी बीवी के साथ घनश्याम को तबाह करने की साजिश बुनने लगता है और एक रात वो दोनों मिलकर उसके ढाबे पर चूहे छोड़ देती हैं, जो कि सारा अनाज खराब कर देती हैं। साथ ही राजू बाड़े से मुर्गियों को खोलकर भगा देता है ताकि घनश्याम सुबह तवा चिकन बना ही ना पाए। सुबह जब ये सब घनश्याम ने देखा तो उसने तो अपना माथा पकड़ लिया। अब मैं क्या करूं? कुछ देर में ग्राहक आने वाले होंगे, सारा अनाज खराब हो गया है, मैं उनको क्या परोसूंगा? आप चिंता मत कीजिए जी, जिसने भी ये किया है वो इसकी सजा भुगतेगा। आज के लिए हम ढाबा बंद रखते हैं, कल नई मुर्गियाँ और राशन खरीद लेंगे। अब उस दिन उनका ढाबा बंद होता है तो ग्राहकों को मजबूरी में राजू के ढाबे पर जाना पड़ता है। लेकिन ग्राहकों की मजबूरी का फायदा उठाकर राजू महंगे दामों पर खाना बेचता था। अरे भाई 150 क्यों ले रहे हो? आप तो 100 का तवा चिकन बेचते थे ना। आपसे दाम 150 ही है, लेना है तो लो, बाकी तुम्हारी मर्जी। राजू ऐसे ही महंगे दामों पर खाना बेचता है और 3 दिन बाद घनश्याम दोबारा ढाबा खोल लेता है और फिर से राजू की ढाबे पर ग्राहक आने बंद हो जाते हैं। बल्कि उसकी लालसा देखकर जो आ रहे थे वो भी नहीं आते। सुनो भाग्यवान, जब तक ये घनश्याम है हमारा ढाबा चलने से रहा। जब इसके कुछ दिन ढाबा बंद करने पर हमको इतना मुनाफा हुआ तो सोचो अगर ये ढाबा खत्म हो जाए तो अपनी तो चांदी ही चांदी होगी। सोच क्या रहे हैं जी? चलिए फिर इस बार गरीब तवा चिकन रोटी वाले के ढाबे को ही आग लगा देते हैं, जैसे इसने हमारी खुशियों को आग लगाई है। जहाँ एक तरफ राजू और उसकी पत्नी ढाबे को आग लगाने जाते हैं, वहीं फ्रॉक ना दिलवाने पर ज्योति अपने माँ बाप से नाराज होकर ढाबे में छुपने जाती है और खिड़की से ढाबे में घुस जाती है। ढाबे में ही अपनी गुड़िया के साथ सो जाती है। राजू और दीपा को नहीं पता था कि ज्योति अंदर है। वहीं घनश्याम और सुनीता ज्योति को तलाश कर परेशान थे। ना जाने मेरी छोटी सी बच्ची कहाँ चली गई। हमारी बेटी बहुत समझदार है, वो जरूर हमारे ढाबे पर होगी। उसको पता है उसकी एक खिड़की खराब है, वो वहीं पर रूस कर सो रही होगी। चलो उसे ले आते हैं। अब राजू और दीपा जैसे ही घनश्याम के ढाबे पर तेल छिड़क कर आग लगाने वाले होते हैं, तभी वहाँ पर घनश्याम और सुनीता आकर शोर मचा देते हैं और सुनीता दीपा के हाथ से माचिस छीनकर उसे एक थप्पड़ मारती है। तब तक गांव भी वहाँ जमा हो जाता है। तुम जलन में इतने अंधे हो गए कि तुम मेरे ढाबे को जलाने चले थे? अरे कलमुही, ढाबे के अंदर मेरी बेटी भी है। अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं तेरे परिवार को खत्म कर देती। तो क्या ज्योति अंदर है? हमें माफ करना बहन, हमें नहीं पता था कि ज्योति अंदर है।
हमने ये सब जलन में आकर किया। सुनीता ढाबे का ताला खोलकर सोती हुई ज्योति को अपनी गोद में लेकर उसका माथा चूम लेती है। जलन में आकर तुम किसी के रोजगार को जलाने चाहे थे। तुम दोनों को इस गांव में रहने का कोई हक नहीं है। ऐसा मत कहिए सरपंच जी, हमको माफ कर दीजिए। तुमको माफी नहीं, सजा मिलेगी। गांव वालों, राजू के ढाबे को आग लगा दो। वहीं गांव वाले राजू और दीपा के ढाबे को आग लगाकर उन्हें गांव से निकाल देते हैं। जिसके बाद गरीब तवा चिकन रोटी वाला घनश्याम अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना ढाबा चलाता है और ज्योति की वजह से उसका ढाबा जलने से बच भी जाता है।